नमस्कार साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर के बारे में, भ्रूणपोष, उसका परिवर्धन और उसकी संरचना के बारे में। एंडोस्पर्म इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू stored in seeds for the embryo, and it is formed by the fusion of one male gamete with the two polar nuclei. एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों पोल्स से दो न्यूक्लियाई आते हैं जो कि सेंटर में आकर फ्यूज़ करते हैं, और जो दो मेल गैमीट्स आते हैं उन दो मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज़ करता है और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करके एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसके अंदर वेरियस डिविजन्स होते हैं और उसके बाद में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसकी सेल्स ट्रिप्लॉइड होती हैं, कंटेन plenty of nutrients which provide nutrient material to the developing embryo. तो ये मुख्य स्रोत होता है किसी भी बीज के अंदर या किसी भी भ्रूण को आगे बढ़ने के लिए, उसको खाद्य पदार्थ प्रदान करने के लिए। भ्रूणपोष की उपस्थिति या अभाव के आधार पर बीजों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स, जो सीड्स भ्रूण के परिवर्धित होने के बाद भी बचा हुआ रहता है। एंडोस्पर्म्स कंटेनिंग सीड्स जो होते हैं उनका जो खाना होता है वो बीज के अंकुरण के समय में काम आता है। एग्जाम्पल्स हैं रेसिनस कम्युनिस, नारियल, कोकोनट, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, गेहूं आदि सारे अनाज जो हैं वो सब एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। और दूसरे सीड्स होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स जिसमें भ्रूण परिवर्धन के में सारा का सारा जो एंडोस्पर्म है वो यूज़ हो जाता है और कोई भी एंडोस्पर्म बचता नहीं है, और जो भी फूड एक्यूमुलेट होता है वो फूड कॉटिलिडन्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है। जैसे कि हमने मटर में देखा है, चने में देखा है, तो जो चीज़ हम खाते हैं वो क्या है, वो है कॉटिलिडन्स, और उसके बीच में एक वाइट सा छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, दैट इज़ एम्ब्रियो। सो देयर इज़ नो endosperm left in these seeds, and these seeds are known as non-endospermic seeds. अब this is the structure of endosperm. ये सेल्स बनती हुई जो दिखाई दे रही हैं ये एंडोस्पर्म है और ये सब एंडोस्पर्म है। एम्ब्रियो की तरफ ज़्यादा सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, परिधि पे कम है, और जो परिधि की तरफ है वो कहलाता है सेंट्रल पेरिफेरल एंडोस्पर्म। जो चैलेजल की तरफ है वो चैलेजल एंडोस्पर्म कहलाता है, और जो माइक्रोपाइल की तरफ है वो माइक्रोपाइलर एंडोस्पर्म कहलाता है, और जो एम्ब्रियो बीच में ये एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ डेवलपमेंट एंडोस्पर्म्स are of three types. One is the nuclear endosperm, second is the cellular endosperm, and the third one is the helobial endosperm. तो सेलुलर एंडोस्पर्म अधिकतर डाइकोटिलेडनस प्लांट्स के अंदर होता है, जबकि हीलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो अपेक्षाकृत आकार में बड़ा होता है और उसमें कई सारे समसूत्री विभाजन होते चले जाते हैं, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, और विभाजन के पश्चात साइटोकाइनेसिस नहीं होता, ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। केंद्रक विभाजित होते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होता, और ऐसे विभाजन के परिणाम स्वरूप फ्री न्यूक्लियर
एंडोस्पर्म की उत्पत्ति होती है। इस डिवीजन को हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं। प्रारंभ में तो सारे के सारे विभाजन सिंक्रोनस होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और मध्य के भाग में एक बड़ी सारी रिक्तिका बन जाती है। छोटी छोटी जो रिक्तिकाएं हैं, एज यू कैन सी इन डायग्राम 7.1 का ए में देखें आप, छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं जो कि बड़ी हो रही हैं धीरे धीरे, और अल्टीमेटली इन डी डायग्राम देयर इज़ अ बिग वैक्यूल इन बिटवीन, जिसके परिधि की तरफ बहुत सारे न्यूक्लियाई इकट्ठे हो गए हैं। कुछ न्यूक्लियाई चैलेंजर लैंड की तरफ, कुछ माइक्रोपाइलर और कुछ लेटरल साइड में परिधि पर इकट्ठे हो गए हैं। अब क्या होता है, जब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, उसके पश्चात परिधि की तरफ से सेंट्रीपिटली साइटोकाइनेसिस प्रारंभ होती है। कोशिकाओं का विभाजन होना शुरू हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होके और उसकी चारों तरफ सेल वॉल बननी शुरू हो जाती। कहाँ से? परिधि से सेंटर की तरफ। तो इनिशियली तो ये दूधिया सा साइटोप्लाज्म होता है या दूधिया सा एंडोस्पर्म होता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे वाइट कलर की स्ट्रक्चर बनने लगती है। अब इस एंडोस्पर्म को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नारियल का। जब हम कच्चा नारियल पीने वाला, जो जिसका नारियल पानी पीते हैं हम, वो वाला ग्रीन नारियल अगर हम देखते हैं, जब वो छोटा होता है तो उसमें पानी ज़्यादा निकलता है। वो पानी क्या है? दैट इज़ लिक्विड एंडोस्पर्म। फिर ये करीब 25 मिलीमीटर लंबा अगर होगा तो उसके अंदर पानी निकलेगा, लेकिन जब वो 100 मिलीमीटर लंबा हो जाता है तो पानी पीने के बाद हम चम्मच से थोड़ी सी मलाई भी अंदर से खुरचते हैं। व्हाट इज़ दिस मलाई? दिस मलाई इज़ द cells, group of cells which are on the periphery of the seed or the endosperm, which have formed cell wall around them. वो कोशिकाएं बन गई, लिक्विड ना हो करके वो सॉलिड बन गई, उनके अंदर साइटोकाइनेसिस हो गया। फिर और थोड़ा बड़ा होता है जो कि जूट वाला नारियल हो जाता है और मैच्योर हो जाता है वो, तो उसके अंदर जो वाइट गिरी हम खाते हैं वो कम्प्लीटली सेल्यूलर होता है। जब हम नारियल को फोड़ते हैं तो अंदर थोड़ा पानी निकलता है, नारियल बधाते हैं तो वो पानी जो निकलता है वो पानी क्या है? दैट इज़ द लिक्विड एंडोस्पर्म। और जो गिरी हम खाते हैं वो है सॉलिड पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। और जब वो ड्राई हो जाता है तो जो सॉलिड एंडोस्पर्म की जो सेल्स होती हैं उनकी बहुत सारी जो साइटोप्लाज्म में उनके अंदर बहुत सारे जो शुगर्स हैं या ऑयल्स हैं वो उसमें इकट्ठे हो जाते हैं सूखे नारियल में, खोपरे के अंदर। खोपरा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हम उसका उपयोग बहुतायत में करते हैं। देन देयर इज़ सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEN इज़ फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में जो प्रथम विभाजन होता है उसके साथ ही उसमें ही साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होता है और 2 सेल बन जाती हैं, 2 से 4 बनती हैं, 4 से ज़्यादा बनती हैं सेल्स, और बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। और पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो सैक का जो चैम्बर है वो पूरा सेलुलर एंडोस्पर्म से कवर हो जाता है, एज वी कैन सी इन दी बाल्सम, पिट्यूनिया, बार्ले, ग्रासेस, यूट्रिकुलेरिया एट्सेट्रा। अब सेलुलर एंडोस्पर्म में ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन्स, पहला विभाजन कैसा होता है, उसके बाद कैसा होता है, तो विभाजन किस प्लेन में होते हैं, वेदर दे आर ट्रांसवर्स डिवीजन और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और ओब्लिक डिविजन्स, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन। श्नार्फ ने 1929 में
विभाजित किया 4 उपवर्गों में। पहला है एडोक्सा उप प्रकार या एडोक्सा टाइप। एडोक्सा सब टाइप में क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का पहला और दूसरा विभाजन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होता है। उसके बाद 4 बेलनाकार कोशिकाएं बन जाती हैं, फिर उसके बाद वापस विभाजन होते हैं। देन देयर इज़ वर्बेस्कम टाइप, जिसके अंदर पहले ट्रांसवर्स फिर लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो प्लस के फॉर्म में डिवीजन हो जाता है, फिर बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। देन एनोना टाइप, एनोना टाइप में पहला, दूसरा और तीसरा विभाजन जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन अ सीरीज। उसके बाद में माइसोटिस टाइप के अंदर पहला विभाजन जो होता है तिरछा होता है और 2 असमान कोशिकाएं बन जाती हैं, और फिर उसके बाद में विभाजन होता है। बहुत से पौधे होते हैं जिनकी वॉल के अंदर जिनमें वॉल फॉर्मेशन जो होता है एंडोस्पर्म में वो किसी भी प्लेन में हो जाता है। देयर इज़ नो क्लियर कट sequence in which the cell division takes place. So this is about the cellular type of endosperm. Then there comes the helobile type of endosperm, as you can see in the diagram 7.2. और इसके अंदर आप डायग्राम देखें 7.2 में, ये वाला देखें, EFNG में यहाँ क्या हुआ है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और 2 सेल्स बनती हैं, एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल। और जो दोनों चैम्बर्स हैं उन चैम्बर्स में जो चैलेजल एंड की तरफ वाला होता है वो छोटा होता है और माइक्रोपाइलर एंड वाला होता है वो बड़ा होता है। चैलेजल एंड का जो चैम्बर है वो अविभाजित रहता है, या फिर कभी कभी कुछ थोड़े बहुत 2-3 विभाजन हो जाते हैं उसके अंदर। लेकिन जो माइक्रोपाइलर एंड का पोर्शन है उस प्रकोष्ठ के अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और सेंट्रीपिटल डिविजन्स होते हैं। सेंट्रीपिटल डिविजन्स होने का मतलब बीच में वैक्यूल, सारी वैक्यूल्स का मिलना, बीच में एक बड़ी वैक्यूल बनना और सेल्स के अंदर सेप्टा का फॉर्मेशन होना। अब चैलेजल प्रकोष्ठ का जो केंद्रक है वो नहीं विभाजित होता, विघटित हो जाता है और कुछ ही डॉटर केंद्रक बनाता है जो कि बाद में विघटित हो जाते हैं। और बीजांड द्वार वाला जो होता है वो कोशिकीय भ्रूणपोष से भर जाता है। अब इसमें एम्ब्रियो के चारों तरफ टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ज़्यादा सेल्स होती हैं, लेकिन कुछ सेल्स जो होती हैं वो परिधि की तरफ भी आ जाती हैं। सो दिस इज whatever cells are present in the endosperm are formed from the bigger cell which is towards the micropylar endosperm से होता है। अब डेविस ने 1966 में इसको बताया और उन्होंने बताया कि 14 मोनोकॉट्स फैमिलीज़ के अंदर ये पाया जाता है। सो दिस हिलोबिल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज इन बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेल्युलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये तीनों का कंपैरिजन हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सबसे लास्ट में बीच में फ्री न्यूक्लियाई हैं, सबसे लास्ट में परिधि की तरफ सेल सेंट्रीपिटली सेल का फॉर्मेशन होगा। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में फ्रॉम द बिगिनिंग सेल्स बन रही हैं। हिलोबियल में 2 सेल्स बनी, एक में पहले इनिशियली इट इज़ फ्री न्यूक्लियर, बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम आते हैं 3 तरह के हॉस्टोरिया पाए जाते हैं। क्या होता है कि एंडोस्पर्म की सेल्स के अंदर तो खाना खूब होता है, लेकिन कभी कभी एम्ब्रियो को इतने फूड की ज़रूरत होती है कि उसको न्यूक्लियस के टिश्यू को भी टिश्यू से भी खाना लेना पड़ता है। तो ऐसे में जो एंडोस्पर्म है उस एंडोस्पर्म से कुछ चूषकांग निकलते हैं, कुछ हॉस्टोरिया निकलते हैं, और ये हॉस्टोरिया न्यूक्लियस से चैलेजल एंड की तरफ या माइक्रोपाइलर एंड की तरफ निकलते हैं। तो कुछ
ग्रेविलिया रोबस्टा के अंदर वर्मीफॉर्म अतिवृद्धि होती है, जो कि वर्मीफॉर्म हॉस्टोरिया या वर्मीफॉर्म अपेंडिज कहलाता है, जो कि न्यूक्लियस से भोजन लेता है। इसी तरीके से निमोफिला अरेटा के अंदर दोनों तरह के हॉस्टोरिया निकलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड से और चैलेजल एंड दोनों से निकलते हैं। जबकि इम्पोर्टियंस के अंदर, इम्पोर्टियंस रायली में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हॉस्टोरिया निकलते हैं और ये इनके बहुत सारे रेमिफिकेशंस हो जाते हैं, जिसके कारण वो आसपास की इंटेग्यूमेंट से या उसके आसपास के जो टिश्यू है उससे ये शाखाएं जो होती हैं वो खाना ले लेती हैं। अब जो चैलेजल माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया जो है उसके अंदर ब्रांच्ड हाइफी जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं और इसके अंदर विभाजन भी हो सकता है। अब हम देखते हैं एबनॉर्मलिटीज़ इन एंडोस्पर्म। 3 तरह के एबनॉर्मलिटीज़ मिलती है। एक तो रूमिनेट एंडोस्पर्म होता है, एक होता है जीनिया एंड मेटाजीनिया टाइप का एंडोस्पर्म, और एक होता है मोज़ेक टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। रूनिएट टाइप के एंडोस्पर्म में रूमिएट टाइप के एंडोस्पर्म में क्या होता है कि भ्रूणपोष फूला हुआ और समतल ना होकर के उसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई होती हैं, और इस प्रकार के जो एंडोस्पर्म है उसमें भ्रूणपोष के बाहर जो टिश्यू होता है वो अंदर जो झुर्रियाँ हैं उनके अंदर चला जाता है, जिसके कारण इसकी सतह पे भूरी भूरी काली धारियाँ या पट्टियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कि रिसिनस के अंदर, फोनिक्स में, ट्रिटिकम के अंदर बना रहता है ये। उसके बाद जीनिया एंड मेटाजीनिया, बीज और फल पर परागकण के प्रत्यक्ष प्रभाव को जीनिया बोलते हैं। भ्रूणपोष के बाहर जो वेजिटेटिव टिश्यू होता है, यदि परागकण से प्रभावित होते हैं वो, तो उसको मेटाजीनिया कहते हैं। जैसे मक्का में कुछ किस्में हैं उनके अंदर प्रभावी लक्षण कैसा होता है, पीला होता है, लेकिन कुछ किस्मों में वाइट भी होता है। तो पीले भ्रूणकोश किस्म के जो परागकण से वाइट भ्रूणकोश वाले पौधे को अगर हम परागित करते हैं तो संकर बीज उत्पन्न होते हैं और उसके अंदर पीला ही भ्रूणकोश होता है, जबकि उसी सीड में हाइब्रिड एम्ब्रियो परिवर्तित हो रहा होता है। ठीक है ना। तो जो पीला भ्रूणपोष होगा, क्योंकि उसको जो मेल प्लांट है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको वो कैरी कर रहा है, इसलिए इस एंडोस्पर्म को हम जीनिया कहेंगे। और भ्रूणपोष के बाहर जितनी भी मदर सेल्स होती हैं, बीज चोल है, फल की भित्ति है, उसका अगर असर दिखाई देता है किसी सीड के ऊपर तो उसको हम मेटाजीनिया कहते हैं। जैसे कि खजूर के जो फलों का आकार और उनके परिपक्व होने की जो अवधि, निषेचन में जो कौन से पॉलन ग्रेन्स हैं किस पौधे से, किस कैरेक्टरिस्टिक के पौधे से आते हैं, उससे प्रभावित होता है। सो दिस इज व्हेन इट इज द effect of male gamete or the plant, the phenotype of the male gamete, if it shows its characteristic in the first filial generation or in the parent, in the offsprings, तो हो जाएगा जीनिया, और अगर मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो उसको मेटाजीनिया कहते हैं। इसके अलावा एक
एक पोलर न्यूक्लियाई नर युग्मक से संयुक्त हो जाता है और बाद में विभाजित होना प्रारंभ कर देता है, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई संयुक्त नहीं होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से संयुक्त नहीं होता, वो भी डिवाइड करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से दो तरह के कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं। एक तो डिप्लॉइड, जो कि मेल गैमेट से संयुक्त होता है, पोलर न्यूक्लियस, दोनों पोल्स से दो न्यूक्लियाई आए, दोनों में पहले फ्यूजन नहीं हुआ। जब मेल गैमेट आया ना, तो उसके बाद में उन तीनों में यूनियन हुआ, तो 3n बनने की बजाय एक पोलर न्यूक्लियस के साथ तो मेल गैमेट जुड़ जाएगा और वो एक कोशिका बना लेगा जो कि द्विगुणित होगी, और एक खाली पोलर न्यूक्लियस जो है वो भी विभाजित होना शुरू हो जाता है, वो अलग सेल बना लेगा। तो दो सेल बन गई, एक डिप्लॉइड सेल और एक हैप्लॉइड सेल। तो डिप्लॉइड सेल के डिवीजन से कोशिकाओं का एक समूह बनता है और उसके बीच बीच में हैप्लॉइड सेल्स का भी समूह बन जाता है। तो ये कहलाता है मोज़ेक एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको? मोज़ेक एंडोस्पर्म। और इस परिकल्पना को क्लार्क ने और कॉपलैंड ने 1940 में दिया, और इसके कारण वेजिटेटिव जो चेंजेस होते हैं भ्रूणपोष में वो दिखाई देते हैं। अब ये बड़े कन्फ्यूजन की बात है कि व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष की आकारिकी प्रकृति कैसी होती? क्या भ्रूणपोष युग्मकोद्भिद है या फिर वो बीजाणुद्भिद है? तो कुछ लोगों का मानना ये है पराग नलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश तक इसका डेवलपमेंट अवरुद्ध रहता है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स दोनों में भ्रूणकोश अगुणित होता है, जिनके अंदर उनमें हम ये मानते हैं कि वो गैमेटोफाइट है, और एक नर युग्मक और पोलर न्यूक्लियाई के संयोजन से जो बनता है, अगर वो ट्रिप्लॉइड है तो हम उसको कहेंगे कि अपने आप ही सिंथेसिस हो रही है, इसकी एक अलग ही स्ट्रक्चर है। लेकिन स्पोरोफाइट हम कब कहेंगे? जबकि एक मेल न्यूक्लियस और एक पोलर न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा, यानी कि 2n। तो भ्रूणपोष में तीन तरह की सेल्स दिखी, एक तो n, एक 2n और एक 3n। जब 3n है तो वो अलग तरह का उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर होगा, जब 2n है तो अलग होगा, और तो स्पोरोफिटिक जनरेशन टाइप का होगा, और अगर ये n है तो वो गैमेटोफिटिक होगा। सो दिस इज़ अबाउट दी एंडोस्पर्म के काम हमको रिवाइज कर लेते हैं। इनके काम क्या है? संचित भोज्य पदार्थ होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, और निर्माण के बाद भी भ्रूण का सक्रिय परिवर्धन होता है, और भ्रूणपोष के अभाव में भ्रूण परिवर्धित नहीं हो सकता, और कई बार जन्म भ्रूणपोष जब रह जाता है या एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं उसमें जर्मिनेशन के वक्त भी भ्रूणपोष भोज्य पदार्थ प्रदान करने का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। थैंक यू।